हमने देखिए कन्फिस्केशन तक का टॉपिक 65 सेक्शन तक कर लिया था। 65 सेक्शन तक हमने कर लिया है, अच्छे से ही हो गया है होपफुली। हाँ, और आगे नया टॉपिक शुरू करना है आज हमें। 66 से लेके लास्ट 82 सेक्शन तक है हमारे पास। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बनता है यहाँ से जितना भी है, बट वेरी हाई चांसेस। आप पिछले पेपर उठा के देखना, जो ये सेक्शंस अब हम पढ़ रहे हैं ना, जो आज की क्लास में हमने पढ़ने हैं, यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन पूछा होता है प्रीलिम्स में। मेंस में नहीं बनेगा, कम चांसेस होते हैं, छोटे छोटे से पॉइंटर्स ही हैं सिर्फ। पर प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेक्शन, यानी कि हमें सेक्शन ही तो याद करने हैं सिर्फ। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आप कर लेना सेक्शन याद, प्रीलिम्स में तो आने हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम, एक बार ही डिटेल में जाएंगे उसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको चीजें याद रह पाए। बट खत्म कर देंगे आज ही की क्लास में, ठीक है। आप देखिए, टॉपिक हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन या कंपाउंडिंग, आपने टर्म सुना हुआ है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपने कोई ऑफेंस किया इस एक्ट में, उसके लिए जो लाइबिलिटी बनती थी उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो? फाइन पे कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, पेमेंट पे कर रहे हो। तो आपको वो लाइबिलिटी से एब्सॉल्व कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपने किसी लाइबिलिटी की जगह पे पैसे पे कर दिए तो उसको कहते हैं कि कंपाउंड हो गया, कंपोजिशन हो गई ऑफेंस की। अब यहाँ पे जो हम ऑफेंस पढ़ रहे हैं कंपोजिशन, पहले तो ये याद रख लेना, अमाउंट हर केस में नहीं है। कंपोजिशन क्या लिखा हुआ है देखिए, और कितनी अमाउंट होगी। 66 सेक्शन में हमें इसकी प्रोविजन दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस बाय कलेक्टर। सबसे पहले तो यही याद रख लेना कि कंपाउंडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पे कंपोजिशन कौन कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा अगर प्रीलिम्स में कि कंपोजिशन कौन किया करता है, तो कलेक्टर किया करता है। किस तरह से? वो देखिए, द कलेक्टर may on application from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 26, 43, 44, 45, 46, 47 or 59, including the attempts to commit or abet, attempt भी हो गया और abatement भी हो गया, any of these offences under section 50 of अटेम्प्ट। और उसका बताया था ना वहां पे, अबेट और अटेम्प्ट करना इक्वल होता है कि वो ऑफेंस कमिट किया। अंडर सेक्शन 50 ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट अ सम ऑफ मनी। अब यानी कि वो क्या कर सकता है? सम ऑफ मनी ले सकता है। बट याद रख लेना, कंपाउंडेबल कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, सिर्फ ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है, बाकी को नहीं लिखा है इसने लिस्ट में, ठीक है। तो ये ऑफेंसेस की जगह पे कलेक्टर यहाँ पे क्या रिसीव कर सकता है? पेमेंट कितनी? नॉट एक्सीडिंग सम ऑफ मनी, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 5,000। यानी कि 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक के पैसे रिसीव कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए, बाय वे ऑफ कंपोजिशन फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंसेस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच sum of money to collector, the accused person, if in the custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offense। यानी कि उस accused को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी है, कोई कोर्ट में केस नहीं चलना है उसका। ऑफेंस को किसने कंपाउंड कर दिया? कलेक्टर ने। कलेक्टर ने कहा मुझे 5,000 से लेके 25,000 के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकती है, इतनी अमाउंट पे कीजिए। कलेक्टर की जेब में नहीं जा रही है, वो गवर्नमेंट एक्साइज रेवेन्यू माना जाता है वो, ठीक है। इतना पैसा लेके आपका ऑफेंस उसने माफ कर दिया, और उस एक्यूज को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तो यही याद रख लेना, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है एक्यूज के ऊपर क्या बनता है? डिस्चार्ज का। कौन कंपाउंडिंग करता है? कलेक्टर कंपाउंडिंग करता है। कंपाउंडिंग में कितनी पेमेंट रिसीव कर सकता है कलेक्टर? 5,000 से 25,000। कौन से सेक्शन में कंपाउंडिंग दिया हुआ है? 66 में, ये याद रख लेना। फिर आगे देखिए, इफ एनी लीज लाइसेंस परमिट पास हैज बिकम लाइबल फॉर कैंसिलेशन और सस्पेंशन। ये कहां पे पढ़ा है हमने? कैंसिलेशन और सस्पेंशन कौन से सेक्शन में? 29 में पढ़ा हुआ है। सेक्शन रेड विद सेक्शन
29 और आपको याद होगा 29 में हमने लिखा था रेड विद सेक्शन 66 सबसेक्शन 2। तो ये 29 में हमने पढ़ा कैंसिलेशन के बारे में। तो वो कहता है अगर किसी लाइसेंस परमिट पास वो कैंसिलेशन के लिए लाइबल है और हैज बीन कैंसल्ड और सस्पेंडेड या फिर कैंसिल कर दिया गया है अंडर क्लॉजेज ऑफ ए बी सी ऑफ सेक्शन 29, सेक्शन 29 के ए बी सी क्लॉज में अगर उसको कैंसिल किया गया है, द अथॉरिटी हैविंग पावर टू कैंसिल और सस्पेंड इट मे on application made by the holder of such lease license permit or pass after payment of such penalty as may fix revoke or forego such cancellation or suspension as the case may be। यानी कि ये क्या है, ये revocation है, revocation of cancellation, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। जो कैंसिलेशन हम करते थे परमिट पास वगैरह को, कहां पे, सेक्शन 29 में, वो कैंसल हुआ लाइसेंस भी उसका क्या हो जाता है, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से वापिस से अलाइव हो जाएगा वो, किस सिचुएशन में, अगर इस तरह से पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और किसको करनी होगी, जिस अथॉरिटी ने कैंसिल किया है उसी के पास पावर है उसकी रेवोकेशन की भी। तो जब भी आपको कैंसिलेशन के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें रेवोकेशन का भी लिख के आया करो, सिर्फ कैंसिलेशन नहीं लिखा तो ये भी लिखना साथ में कि रेवोकेशन की पावर यहां पे दिया हुआ है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, वेयर एनी लिकर हैज बीन सीज्ड under the provisions of this act, the collector may, if he considers it expedient, but subject to the provisions of section 65, at any time before the judicial magistrate has passed an order under subsection 2 of section 60, release it on receiving payment of the value thereof, if such liquor is fit for human consumption। तो अभी आपको याद है वो सीजर किया था मैजिस्ट्रेट ने 60 के सबसेक्शन 2 में, सीजर नहीं सॉरी कन्फिस्केशन किया था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 60 सबसेक्शन 2 में। तो उसकी बात कर रहा है कि उस कन्फिस्केशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कन्फिस्केशन हो गया तो अब उसकी रिलीज नहीं होगी। अगर वो पेमेंट कर देता है जो भी एप्रोप्रिएट होगी, कितनी हो सकती है, और पेमेंट ऑफ दी वैल्यू देयर ऑफ, जितनी उसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू की पेमेंट उसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो उतनी पेमेंट करने पे क्या हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा उस लीकर वगैरह को। क्लियर हो गया आपको ये? तो यहां पे लिख लीजिए, या सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 जो है आपके पास, वहां लिख लीजिए रेड विद सेक्शन 66 सबसेक्शन 3, जहां पे मैजिस्ट्रेट वाली पावर दिया हुआ है ना सेक्शन 60 सबसेक्शन 2 में, हमने जेएमआईसी वगैरह लिखा हुआ है वहां पे, उसमें लिखिए रेड विद सेक्शन 66 सबसेक्शन 3, याद रह जाएगा, पेपर में भी इंटरलिंक करना उसको। ठीक है, आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच रिलीज ऑफ लिकर शेल नॉट अफेक्ट द पनिशमेंट ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस विच इज लाइबल। यानी कि उसकी पनिशमेंट नहीं कम हो जाएगी, सिर्फ उस लिकर को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, ट्रायल तो उसके ऊपर चलना ही है आगे। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है 66 सेक्शन में। पहला उसने बताया कलेक्टर की पावर की वो कंपाउंड कर सकता है 5,000 से 25,000 का फाइन लगा के। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर लाइसेंस सेक्शन 29 में कैंसिल हुआ था, लाइसेंस वगैरह सेक्शन 29 में कैंसिल हुआ, तो उस कैंसिलेशन को वापस से रिवोक किया जा सकता है और लाइसेंस वापस से उसका अलाइव हो जाएगा एक तरह का। फिर तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कन्फिस्केशन कर दिया था लिकर वगैरह का, उस लिकर को भी रिलीज किया जा सकता है बाय पेमेंट। अगर हम उसके रिगार्डिंग पेमेंट करते हैं, लिकर को रिलीज कर दिया जाएगा। आगे देखिए, और वो तभी रिलीज किया जाएगा अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन अदर ऑफेंसेस, अभी ऊपर जो हमने सेक्शंस पढ़े थे वहां पे सेक्शन 39 नहीं लिखा हुआ था। आपको बताया ना कि जो ऊपर वाले कॉम्पोजिशन कलेक्टर की बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ वही ऑफेंसेस है जो दिए हुए हैं, बट अगर उसके अलावा ऑफेंसेस हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 39, any offense whether committed before or after the commencement of this act relating to the import, export, transport or possession up to 100 liters of lahan or up to 45 bulk liters of liquor may on application made by the accused be compounded।
यानी कि ये सेक्शन 39 वाले उसकी बात कर रहे हैं कि उसको भी अगर आपसे वो पूछ लेता है कंपोजिशन ऑफ सेक्शन 39 के जो वो लहान वगैरह का वो वहां पे दिया हुआ है, लीकर वगैरह का, उसकी कहाँ पे दिया हुआ है, तो वो 66 में नहीं, वो 67 में, बाकियों का 66 में दिया हुआ है। और कौन से केस में, देखिए आगे, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन बाय द एक्साइज ऑफिसर of first class not below the rank of excise officer in charge of the district after institution of the prosecution by the judicial magistrate of the first class। यानी कि कंपाउंडिंग यहां पे कौन कर रहा है, अगर दो सिचुएशन दिया उसने, वो कह रहा है मे बाय द एक्यूज्ड बी कंपाउंडेड, किसके द्वारा, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यानी कि कोर्ट में अभी केस नहीं गया है, कौन कंपाउंड करेगा, बाय द एक्साइज ऑफिसर ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस जो कन्फिस्केशन भी करता था ना एक्साइज के केसेस में, 62 में हमने पढ़ा, उसी की बात हो रही है कि अगर कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो उसकी कंपाउंडिंग कौन करेगा, सेक्शन 39 वालों की एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज। कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तब कौन कंपाउंडिंग करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड टाइम आ रहा है, वहां पे उसने रिलीज किया था पैसे लेके, यहाँ पे कंपाउंडिंग कर रहा है। तो अब हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ लिया जो कंपाउंडिंग कर सकते हैं। 39 के अलावा वाले सेक्शन में कंपाउंडिंग करनी है, कलेक्टर कर रहा है। 39 सेक्शन के ऑफेंसेस की अगर हमें कंपाउंडिंग करनी है तो कौन कौन कर रहा है, या तो अगर केस शुरू हो गया, कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही करेगा, अगर नहीं हुई है तो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द एक्साइज, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है वहां पे। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, by accepting an amount which shall not be less than 5,000 rupees but which shall not exceed 25,000 rupees, यानी कि सेम हो गया 5,000 to 25,000। अपने बेयर एक्ट पे लिख लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि ये बाद में आपको चीजें याद नहीं रहने वाली है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अदर देन सेक्शन 39 बाय कलेक्टर, कहीं पे भी लिख लीजिए जहां पे भी जगह मिल रही है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अदर देन सेक्शन 39 कौन करता है, बाय कलेक्टर, कलेक्टर किया करता है। ब्रैकेट्स में लिख लेना सेक्शन 66, फिर लिखना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 39, सेकंड लिखना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन, नहीं, कंपाउंडिंग ऑफ, हाँ ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 39, इसमें लिखना बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इफ प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड इन कोर्ट, ब्रैकेट्स में कर लेना, बाय जेएमआईसी इफ प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड इन द कोर्ट, और इसी में सेकंड लिखना बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एक्साइज, बाय ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एक्साइज if no proceedings have been initiated in the court, ब्रैकेट्स में लिख लेना सेक्शन 67। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ये तो मेंस में भी आ सकता है कंपाउंडिंग का मींस जब भी ये पूछा जाए ना आपसे मेंस में, चाहे कन्फिस्केशन है चाहे कंपाउंडिंग है, सीधा मत बेयर एक्ट लिखना शुरू कर देना। आपको जिस हिसाब से समझाया है उस अंडरस्टैंडिंग को लिखना है, पर उससे पहले सबसे पहले क्या लिखना, मीनिंग लिखा करो उस चीजों का, मीनिंग लिखा करो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वगैरह भी लिख सकते हो तो लिख दिया करो। अब किसी चीज को अगर कंपाउंडिंग बनाई जा रही है तो कंपाउंडिंग के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है, ताकि कोर्ट के ऊपर बर्डन कम आए। अगर किसी को पिनलाइज किया जा सकता है मनी रिसीव करके, तो उसी तरह से पिनलाइज कर दिया जाए ना, जरूरी थोड़ा नहीं कि उसका ट्रायल ही चलाना है हर बारी। छोटे ऑफेंसेस है, कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वो ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, मीनिंग लिख दिया कंपाउंडिंग का, फिर स्टार्ट किया कि कौन करता है कौन नहीं करता है। कंपाउंडिंग बाय हुम वो लिखवा दिया आपको। मेंस में आएगा तो डायरेक्ट बेयर एक्ट नहीं लिखना, इस तरह से आपको उसको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड अंडर सबसेक्शन 1, ये ऊपर वाले सेक्शन की बात कर रहा है, द ऑफेंडर इन कस्टडी शेल बी डिस्चार्ज्ड एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी टेकन अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। तो ये तो हमने ऊपर भी यही पढ़ा था 66 सेक्शन में। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपाउंडिंग क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपाउंडिंग होंगे डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ये जो लिखा है आपने 3-4 पॉइंट उसी के साथ लिख लीजिए नीचे नोट में या कहीं जहां पे भी जगह मिल रही है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंपाउंडिंग इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। जब आपने कंपाउंड किया है ऑफेंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। उसके बाद देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 फॉर मोर देन 3 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मोर देन 3 टाइम्स द सेम शैल नॉट बी कंपाउंडेड। अगर एक पर्सन ने 3 बारी से ज्यादा वो ऑफेंस कर दिया है जिसकी कंपाउंडिंग के बारे में लिखा हुआ है, उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना टिप्स पे कि अगर किसी ने एक ऑफेंस को 3 बारी कर चुका है, 3 बारी से ज्यादा कर दिया है और फिर चौथी बारी उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है? फिर नहीं आप पैसे देके छूट जाओगे और डिस्चार्ज हो जाओगे। आगे देखिए, अब ये मत समझना कि मैंने बस एक लाइन में बता दिया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने स्टार लगा दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल को एग्जाम में आता है तो आपको गलत ये होना नहीं चाहिए, ठीक है? When a case has been compounded under subsection 1, the judicial magistrate of first class or the excise officer of first class, not below the rank of excise officer in charge of the district, as the case may be, may make such orders as things fit for the disposal of the case property। जो केस प्रॉपर्टी होती है उसके डिस्पोजल के लिए वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है। केस प्रॉपर्टी क्या हुआ? जो भी लिकर वगैरह पकड़ी गई है वो केस प्रॉपर्टी हो गया ना, तो उसके डिस्पोजल के लिए अगर उनको लगता है कि ये मुझे रिलीज करनी है तो रिलीज की प्रोविजन भी दे दिया। अगर उनको लगता है कि इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको तो हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो जो भी उनको एप्रोप्रिएट लगता है वो इसमें ऑर्डर पास कर सकते, जो कंपाउंडिंग कर रहा है वो इसमें फिर ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए, जो कंपाउंडिंग कर रहा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कंपाउंडिंग कर दिया ऑफेंस का, तो जो सीज किया था, जिसकी कन्फिस्केशन किया हुआ था, या जो भी आर्टिकल थे उसको रिलीज भी कर सकता है अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, वो अब केस प्रॉपर्टी है, तो उसके डिस्पोजल के लिए भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या जो भी उसके साथ करना है, उसकी ऑक्शन करवानी, कुछ करवाना है, जो भी लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग रूल्स आ जाते हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली उससे डील कर ले, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दिया। आगे देखिए, अब यहां तक का जो टॉपिक था वो थोड़ा बहुत आपने लिख लिया है, आपको क्लियर हो गया कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग के बारे में आपने लिख भी लिया। एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन लिखिए, अगर एग्जाम में आपसे इस ये छोड़िए कुछ भी पूछा जाता है तो उसमें जो चीजें आप बाकियों से अलग डाल सकते हो वो क्या डालोगे? केसेस अगर है तो केसेस डाल सकते हो आप, अदरवाइज मीनिंग से स्टार्ट किया करोगे। सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, अब मीनिंग नहीं भी लिखवाया तो वो तो आप लिख लोगे ना कंपाउंडिंग का, ठीक है? मीनिंग हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो 2 चीजें लिखनी है, उसके बाद शुरू करोगे। लाइक आपके पास उसने पूछा कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स बताइए, आपको वो कहानी तो क्लियर हो गई है, तो आपने एक आंसर जब फ्रेम करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने सबसे पहले लिखना है मीनिंग, कन्फिस्केशन क्या होता है, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे ही केसेस में आपको लिखना है बाय हुम, कौन करता है कन्फिस्केशन गुड्स की। फिर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर कोई केसेस वगैरह है तो केसेस डालिए, नहीं है तो आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस चीज का बनाना है आपको? जो चीज समझ आई है। कन्फिस्केशन हमारे पास 60 से लेकर 65 तक है, तो वो जो चीजें आपको समझ आई है, पेपर से पहले पढ़ के भी तो जाओगे तो माइंड में होगी सारी चीजें, उसको ऐसे नहीं कि आपने पॉइंट्स में लिख दिया, उनको आपको क्या करना है? डायग्राम की फॉर्म में लिख देना और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, यहां से आपके मार्क्स आएंगे लोकल लॉ में, ठीक है? अगर एज बच्चे क्या करते हैं लोकल लॉ में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बेयर एक्ट खोला, एज इट इज चिपकाना शुरू कर दिया, क्योंकि होता नहीं है ना हमारे पास और कुछ। उसमें भी स्मार्ट वर्क है, आप इस तरह से लिखिए, एग्जामिनर को कभी लगेगा ही नहीं कि बच्चे ने हाँ क्रैमिंग वो किया हुआ है, कि पढ़ा नहीं हुआ और बेयर एक्ट खोल के उसने लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये 3-4 चीजें, केसेस जहां लिखवाए हैं तो केसेस भी डाल सकते हो, केस लॉ, और लास्ट में कंक्लूड कर दिया करो, कंक्लूजन। तो ये आपका प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग होगी। नॉर्मली 4 नंबर दिया करते हैं 10 में से लोकल में, क्योंकि बेरेक्टी तो लिख के आते हैं बच्चे, आप ऐसे लिख के आओगे तो 6 भी मिल जाएंगे आपको। और लोकल ही ऐसे हैं यहाँ पे जो आपको जज बनवाएंगे, हिमाचल वगैरह की बात कर रहा हूँ,
क्योंकि बाकी बच्चों को लोकल एक्ट आते नहीं होते हैं। आउटसाइडर बहुत आते हैं हिमाचल में पेपर देने के लिए, पहले तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता। क्यों? लोकल की वजह से। आपने लोकल अच्छे से किए होंगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फिर मेंस की बारी आती है तो हिमाचल वाले बच्चों का भी लोकल अच्छे से नहीं प्रिपेयर्ड होता है, बट आपको अगर लिखना आता है वहां पे तो यहाँ पे आप एज ले सकते हो बाकी बच्चों से। नेक्स्ट चलिए, दिस इज द रीजन जो मैं अपना आपको एक बार बताया भी था ना कि आई स्कोर्ड 122 मार्क्स ऑन 200 एंड दैट वाज हाईएस्ट। 40 2 सीट्स थी उस समय, 40 बच्चों ने पेपर दिया था मेंस का। 20 टाइम्स होता है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, तो 40 में से मेरे सबसे ज्यादा स्कोर थे क्रिमिनल लॉ में। क्या रीजन रहा बताइए? कि मैं दूसरा जो आईपीसी सीआरपीसी हो गया उसमें तो मेरा अच्छा था ही, पकड़ थी, पर उसमें सबकी होती है ना। मैंने जो लोकल लॉज थे उसमें भी बहुत स्मार्ट वर्क किया हुआ था। ये नहीं करते होते हैं बच्चे। आप पेपर उठा के देखना, हिमाचल के जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको पता होगा, बच्चों के सिविल लॉ 1 में, सिविल लॉ 2 में मार्क्स आते हैं, क्रिमिनल लॉ में मार्क्स ही नहीं आते हैं बच्चों के। पिछले अगर आप लिस्ट वगैरह, पहले तो वो पब्लिक कर देते थे, बाद में उन्होंने इंडिविजुअली भेजना शुरू कर दिया। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ इसलिए मार्क्स नहीं आते बच्चों को क्योंकि क्रिमिनल लॉ में लोकल लॉज होते हैं। तो आपको, आपके लिए तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक ब्लेसिंग है कि लोकल लॉज अगर उसमें है तो बाकियों के मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे यहाँ पे अच्छे आने चाहिए। सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही तरीका है, और ऑब्वियसली पढ़ा तो होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट तो समझ आनी चाहिए आपको। तो इस तरह से आप बेटर स्कोर कर सकते हो बाकियों से। ठीक है, आगे चलिए। नाउ अभी जितना भी टॉपिक हम कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर 9। 68 से 82 सेक्शन करने हैं, सारे प्रीलिम्स वाले। ये सारे सेक्शंस आप देख लो, छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, ये सभी प्रीलिम्स के सेक्शंस हैं। फास्ट फास्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनिए बस इसको, पेशेंस बना के। अपील के बारे में लिखा हुआ है, any person aggrieved by an order passed by any excise officer under this act may within 30 days from the date of communication of such order appeal to the collector in the manner prescribed। यानी कि वो कह रहा है कि एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, एक्साइज ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया, आप क्या कर सकते हो? विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम, कब से लिखा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। अपील टू किसको फाइल की जा रही है? एक्साइज ऑफिसर की ऊपर की अथॉरिटी कौन है? कलेक्टर। तो ये फाइल की जा रही है टू कलेक्टर। बेयर एक्ट पे ही बना लेना। फिर क्या लिख रहा है आपको आगे देखिए, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय कलेक्टर। अगर कलेक्टर ने कोई ऑर्डर पास किया उसकी भी तो अपील जानी चाहिए। अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि अपील में जो ऑर्डर पास किया कलेक्टर ने उसके अगेंस्ट, मे विद इन द पीरियड ऑफ, अगेन कितना है? 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, सेम है। अपील टू दी, उससे ऊपर की अथॉरिटी कौन सी है? एफसी, फाइनेंशियल कमिश्नर। तो यहां से क्या करेगा वो? ये थी हमारे पास फर्स्ट अपील, ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड अपील। सेकंड अपील कब तक? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, सेम आ जाएगा। किसको करेगा वो? टू एफसी, फाइनेंशियल कमिश्नर। खत्म हो गया ये सेक्शन 68। अब पेपर में या तो ये पूछ लिया जाएगा, अपील फाइल करने का टाइम बताइए, 30 डेज। अपील फाइल करने का टाइम कहां से शुरू होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ, ये आपको दिया होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ, एक दो और चीजें दे देगा, बट यहाँ पे जो लिखा है बेयर के अकॉर्डिंगली चलना है ना प्रीलिम्स में, तो हमें फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। एक ये बात आपको याद रखनी है, 30 डेज याद रखने हैं। एक्साइज ऑफिसर की अपील जाती है कलेक्टर को, कलेक्टर की अपील जाती है एफसी को, ये याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 68 में आपको अपील के बारे में दिया हुआ है, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, दोनों ही सेक्शन 68 में दिया हुआ है प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसके बाद जो हम 68 ऑनवर्ड जितने भी सेक्शंस कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपसे सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर हो गया अपील का भी? नेक्स्ट देखिए, रिवीजन। ये उतार लिया तो मैं इरेज कर दूं, मतलब इसको आगे चले, कर लिया ना आपने? चलिए रिवीजन देखिए अब।
69. The financial commissioner may, of his own at any time, call for the record of any proceedings which are pending before or have been disposed of by any collector और एक्साइज ऑफिसर. कोई भी वो मैटर, ध्यान से सुनिए, कोई भी मैटर कलेक्टर के सामने पेंडिंग है या फिर एक्साइज ऑफिसर के सामने पेंडिंग है, कोई भी मैटर जो डिसाइड हो चुका है बाय कलेक्टर और एक्साइज ऑफिसर, उसमें एफसी क्या कर सकता है? सुओ मोटो फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि सामने वाले ने सही ऑर्डर किया या नहीं किया, एज टू द लीगैलिटी और propriety of such proceeding or order made therein and may pass such order in relation thereto as he think fit. यानी कि रिवीजन में कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है. तो रिवीजन वो किस तरह से ला सकता है? अपने पास सुओ मोटो भी ला सकता है, एप्लीकेशन पे मिल जाती है. नो ऑर्डर शेल बी पास्ड अंडर दिस सेक्शन which adversely affect any person unless such person has been given reasonable opportunity of being heard. दूसरे को सुनना तो है ही है ना, वो तो हर केस में ही होता है. तो यहाँ पे बस इतना याद रख लेना, सेक्शन 69 रिवीजन की बात कर रहे हैं. जो एफसी है, रिवीजन कहाँ लाई करती है? एफसी के पास. पहला तो यही हो गया. रिवीजन कहाँ दिया हुआ है? 69 में दिया हुआ है. एफसी सुओ मोटो क्या कर सकता है? किसी भी कलेक्टर के पास, एक्साइज ऑफिसर के पास कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या डिसाइड हो चुकी है, अपने पास मंगवा सकता है. पर्पस क्या है इसका रिवीजन का? टू चेक द लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ द ऑर्डर, कि वो लीगल चल भी रहे, लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये तीन चीजें बस याद रख लेनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर हो गया? आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए. बार ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स. बार ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स. नो प्रोसीडिंग अंडरटेकन और ऑर्डर पास्ड बाय एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर shall be called into question in any court. जो इनमें अथॉरिटीज हमने चाहे तो एक्ट में अपॉइंट की हुई है या फिर किसी रूल से किसी को अपॉइंट किया, जैसे एक्साइज ऑफिसर हो गया, कलेक्टर हो गया या एफसी हो गया, अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि ऐसा क्यों इन्होंने पास किया. किसके रिगार्डिंग? देखिए, नो प्रोसीडिंग्स अंडरटेकन और ऑर्डर पास्ड बाय एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट में जो भी अपॉइंट हुई है अथॉरिटी, और रूल्स मेड देयर अंडर शेल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन. एफसी रूल्स बना देता है किस चीज के लिए? कि अब ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के ये रूल्स रहेंगे, आप नहीं अपॉइंट कर सकते, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. एफसी ने रूल बना दिया कि जो लिकर शॉप्स हैं वो 10 बजे के बाद खुली नहीं रहेंगी, रात में बंद हो जाएगी, या 7 बजे के बाद रात में बंद हो जाएगी. आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में. एक्साइज ऑफिसर ने या जो भी यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं ऑफिसर, उन्होंने कुछ भी ऑर्डर पास किया, ऑर्डर मतलब वो लीगल नहीं होना चाहिए. अगर तो सपोज किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट पास किया है ना, कि मैंने आपके आर्टिकल सीज कर दिए, वो तो आप चैलेंज करोगे ही, अपील वगैरह में जाती है वो चीजें, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है वो? यहाँ पे बात कर रहा है अगर इन जनरल उन्होंने कोई रूल्स बना दिए हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए, पूरी स्टेट के लिए उन्होंने रूल्स बना दिए कि ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो. वो जुडिशियल साइड पे नहीं है, उनका एग्जीक्यूटिव साइड पे उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो. तो जो वो रूल्स बना दिए उन्होंने बार ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग, उसको फिर आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो. क्लियर हो गया आपको ये? तो 68, 69, 70 वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अपील कहां दिया हुआ है? 68 में. रिवीजन कहां दिया हुआ है? 69 में. और बार ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग कहा? मतलब जो एफसी वगैरह ने ऑर्डर पास किया, कोई रूल्स वगैरह पास किए पब्लिक एट लार्ज के लिए, पूरी स्टेट के लिए, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, किसी भी कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है. क्लियर हो गया आपको सभी को? आगे चलिए, चैप्टर 10. देखिए कितने जल्दी जल्दी चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना. मैंने आपको बताया तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें एक्चुअल में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, आपको मेंस का कुछ करने की जरूरत नहीं, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से उसको समझ के रखना. विद सेक्शन नंबर पूछा जाता है बार बार. ठीक है, चैप्टर 10 देखिए, रिकवरी ऑफ ड्यूज. पावर टू रिकवर
लाइसेंस फी एटसेट्रा नहीं करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि करवा चुका हूं पहले। अगर आपको याद है तो ये हम कर चुके हैं। आपको याद है जब सस्पेंशन वगैरह का हम पढ़ रहे थे उसके साथ आपने लिखा होगा वहां पे रेड विद 71 कि सस्पेंड कर दिया तो जो गवर्नमेंट है अपना जो उसने पैसा लेना वो निकलवा लेगी सामने वाले से। तो वो वही बात कर रहा है, पावर टू रिकवर लाइसेंस फी एटसेट्रा। गवर्नमेंट ने एज अ लैंड रेवेन्यू आपको, या एक्साइज रेवेन्यू, सॉरी, एज अ एक्साइज रेवेन्यू सामने वाले से रिकवर कर लेनी है वो चीजें। अगर किसी का लाइसेंस सस्पेंड किया और गवर्नमेंट को उसने कोई भी पैसा बैलेंस है, ड्यू है, देना है, तो गवर्नमेंट एज एक्साइज रेवेन्यू उससे निकलवा देगी। ये चीज कही हुई है, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, आगे चलिए। पावर ऑफ कलेक्टर टू टेक ग्रांट्स अंडर हिज मैनेजमेंट। पावर ऑफ कलेक्टर टू टेक ग्रांट्स अंडर हिज मैनेजमेंट और रीसेल एंड रिकवर डेफिशिएंसी। ध्यान से सुनिए। इफ एनी होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट और एनी पर्सन टू हुम अ लीज हैज बीन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 27, किसी को लाइसेंस मिला इस एक्ट में, ये 27 में किसी को लीज वगैरह मिली हुई है, हमने पढ़ा हुआ है, मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय सच लाइसेंस और लीज। अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई थी ना, जो लाइसेंस दिया आपको वो कंडीशनल लाइसेंस है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दे दिया और उसमें लिख दिया कि आप रात को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते इस फैक्ट्री में, रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, बंद रहनी चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, द कलेक्टर मे टेक दी, आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, आप कर रहे हो ऐसा काम, तो कलेक्टर क्या कर सकता है, कलेक्टर मे टेक दी ग्रांट अंडर हिज मैनेजमेंट। जो उसने आपको ग्रांट दिया था ना, ग्रांट ऑफ लीजेस वगैरह की बात हो रही है, वो जो ग्रांट है वो अपनी मैनेजमेंट में ले लेगा, अंडर हिज मैनेजमेंट एट द रिस्क ऑफ द पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड। जो रिस्क है वो सारा आपका है, पर जो उसकी मैनेजमेंट है अब वो कलेक्टर की है। और मे रीसेल इट एंड रिकवर एनी डेफिशिएंसी इन प्राइस एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सच रीसेल इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 ऑफ दिस एक्ट। अब 73 में बता रहा है कि किस तरह से वो कर सकता है उसको, तो उस पर्पस के लिए वो पेनल्टी फाइन वगैरह रिकवर करने के लिए उसके गुड्स वगैरह को रीसेल भी किया कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे याद रख लेना। अगला देखिए 73 कह रहा है एक्साइज रेवेन्यू टू बी फर्स्ट चार्ज एंड रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। चार्ज क्या होता है, चार्ज आपको बताया हुआ है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर चार्ज हो रहा है तो इट मींस प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा निकलवाया जा सकता है। तो जो एक्साइज रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट ने कभी रिकवर करना है तो सबसे पहले वो क्या होगा, चार्ज होगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्साइज रेवेन्यू फर्स्ट टू बी चार्ज एंड रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसको एज अ लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स होते हैं उस तरह से रिकवर कर सकते हैं हम, और वो चार्ज रहेगा प्रॉपर्टी को सेल करके। वहां से लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स होते हैं उसको इसी तरह से रिकवर करते हैं, जो कलेक्टर वगैरह होता है वो सेल कर देता है उस लैंड को और वहां से रिकवर कर लिया करता है। तो उसका वो आपको उस हिसाब से बता रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। किसी और लॉ में कुछ भी लिखा है हमें नहीं फर्क पड़ता। एनी अमाउंट ऑफ एक्साइज रेवेन्यू इंक्लूडिंग ऑल अदर अमाउंट्स ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को आपने पैसा देना है अंडर दिस एक्ट फ्रॉम एनी पर्सन shall be first charged on the property of such person including distillery, brewery, winery, warehouse, shop, premises, fittings, apparatus and all stocks of liquors, materials for manufacture of the same। तो अगर गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लेना और आपने पैसा नहीं दिया ना, उसका कोई भी तरह से पैसा, एक्साइज रेवेन्यू गवर्नमेंट ने आपसे लेना है, आपने नहीं दिया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको जो भी एक्साइज रेवेन्यू पहले वो चार्ज क्रिएट कर देगा। चार्ज किसके ऊपर, आपकी इन सभी प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर हो गया आपको? तो वो यहां पे भी यही बात किया हुआ था 73। इसने लिखा ना मे रीसेल, अगर वो रीसेल वगैरह कर रहा है किस तरह से, 73 में जो लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, 72 में आपको कह रहा है पावर ऑफ कलेक्टर दिया हुआ है टू टेक ग्रांट लीजेस, अपनी मैनेजमेंट में लेना। जो उसने लीजेस ग्रांट की थी सेक्शन 27 में या लाइसेंस वगैरह ग्रांट किया हुआ है, उसको अपनी मैनेजमेंट के अंडर लेना। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया।
अपनी मैनेजमेंट में जब उसको ले रहा है तो उसमें सेल वगैरह रीसेल वगैरह कर सकता है चीजों को अपने पैसे रिकवर करने के लिए। और फिर उसने यहाँ पे कहा कि जो भी रिकवरी है एक्साइज रेवेन्यू की वो फर्स्ट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। टिप्स पे याद कर लेना, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लेना। खास करके हेडिंग हेडिंग तो आप नहीं छोड़ सकते हो। आपसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कि वो ग्रांट अपनी मैनेजमेंट में कलेक्टर कौन से सेक्शन में ले सकता है? 72। अभी तो याद आ रहा है ना, पर जब इतना सारा सिलेबस होता है ना वहां फिर नहीं याद आता होता। बट याद आने का मतलब है 2 नंबर, वहां पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है हिमाचल प्रदेश में। और ये फ्री के नंबर है अगर देखे जाए तो। सेक्शन कोई इतने भी नहीं है कि याद ना हो, एक सिमेट्री बना के याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, बताइए 68 में क्या दिया हुआ है, 69 में, 70 में बार दिया हुआ है फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। फिर 71 ये हम उसके साथ पढ़ते हैं 29 के साथ, ऐसे में याद रख लेना आप इसको। फिर 72 मैनेजमेंट अपने अंडर लेना, लिख लीजिए, इतना बड़ा नहीं पढ़ा जा रहा तो लिख लीजिए कलेक्टर टेक्स मैनेजमेंट अंडर हिज कंट्रोल। फिर रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू एज फर्स्ट चार्ज, उस तरह से याद रख लेना। आगे देखिए, all revenue including all other amounts due to the state government under this act when which remains unpaid after the due date shall be recoverable as arrears of land revenue under the provisions of HP Land Revenue Act। तो अगर फिर भी ड्यू डेट के बाद नहीं आपने पे किए तो एज अ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वो आपसे रिकवर कर सकता है। जो भी एक्साइज रेवेन्यू आपने उसको देना, ठीक है, फर्स्ट वो चार्ज ही है, वो लैंड रेवेन्यू में भी इसी तरह से किया जाता है, बट वो प्रोविजंस बता रहा है आपको एज अ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर कर सकते हो। ठीक है, जो आपने मैं गवर्नमेंट हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैंने आपसे पैसा लेना है, आपने ड्यूटी वगैरह पे नहीं किया हुआ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो चार्ज हो गया, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करूंगा, यानी कि प्रॉपर्टी सेल करूंगा, वहां से रिकवर कर लूंगा। दूसरा कहता है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक्ट होते हैं किसी किसी स्टेट में, ऐसे ही एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1954, उसमें लिखा हुआ है कि लैंड का जो रेवेन्यू अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो कैसे रिकवर कर सकते हो। तो सेम प्रोविजन यहां पे चल जाएगी आपकी। ठीक है, कैसे कर सकते हो, लैंड रेवेन्यू का पार्ट है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखिए, जनरल प्रोविजन नेक्स्ट चैप्टर है 11, जनरल प्रोविजंस। ये सारे टिप्स पे याद रख लेना। मेजर्स, वेट्स, टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इनका टेस्ट वगैरह करना, इंस्ट्रूमेंट ठीक कंडीशन में है या नहीं है, वेट वगैरह चेक करना। एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और सेल्स एनी लिकर अंडर लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी बाउंड। किस चीज के लिए बाउंड है वो? पहला, टू कीप सच मेजर्स, वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एज द फाइनेंशियल कमिश्नर मे प्रिस्क्राइब एंड टू कीप सेम इन गुड कंडीशन। तो ये ड्यूटी है उसकी कि इनको गुड कंडीशन में रखेगा वो। दूसरा, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर duly empowered by the collector in that behalf at any time to measure, weigh or test any liquor in his possession in such manner as the said excise officer may require। तो जैसा वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसको करने भी देगा, उसका वेट या क्वालिटी वगैरह चेक। तो आपको सिंपल याद रखना है, ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर यहाँ पे दिया हुआ है, लाइसेंसी जो है उसकी ड्यूटीज है कि उसको गुड कंडीशन में रखेगा सब चीजों को। ठीक है, और अगर कोई कलेक्टर वगैरह एक्साइज ऑफिसर कलेक्टर के रिकमेंडेशन पे उसने उसको ऑथराइज किया हुआ है, अगर इनको चेक करना चाहता है तो उसको चेक करने देगा। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, प्रोविजंस रिगार्डिंग वे, मेजर्स एंड टेस्टिंग कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, और ये पूछा भी हुआ है। 2 बारी तो मैं इसका आंसर कर चुका हूं पेपर में, 4 बारी पेपर दिया, उसमें से 2 बारी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 74 टिप्स पे याद रख लेना कि किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है इसलिए मैं इस तरह से चल रहा हूं इनमें। पावर, और आप खुद भी समझदार हो, मेंस में क्या ही पूछ लेगा इसमें से। पावर टू एग्जम्प्ट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन आइदर wholly or partially and subject to conditions as it may think fit exempt any liquor from all or any of the provision of this act। now state government के ऊपर है,
अगर वो चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है। पावर टू एग्जम्प्ट कहाँ दिया हुआ है? 75 में दिया हुआ है, टिप्स पे याद रख लेना। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है किसी लिकर को एग्जम्प्ट करना कि इस लिकर को हमने इस एक्ट की प्रोविजन से बाहर रखना है, तो वो कर सकती है। ऐसा नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, पावर है, करे ना करे वो गवर्नमेंट के ऊपर है, बट पावर टू एग्जम्प्ट दिया हुआ है किसको? पावर टू एग्जम्प्ट एनी लीकर। 75 टिप्स पे याद रख लेना। आगे देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन क्या होता है? फर्दर किसी को देना अपनी पावर। सिंपल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या डेलीगेट कर सकते हैं पावर, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, 76 बता रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेलीगेट टू एफसी एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन दिस। इन पावर्स के अलावा सारी पावर्स डेलीगेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसको डेलीगेट करती है? एफसी को। एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन परमिट द डेलीगेशन by the financial commissioner or collector to any person or class of person specified in the notification of any powers conferred on them by this act। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट फर्दर क्या कर सकती है? परमिट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। एफसी ने या कलेक्टर ने अपनी पावर्स को, एफसी ने या कलेक्टर ने अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट किसको डेलीगेट कर सकती है पावर? एफसी को। एफसी और कलेक्टर किसको कर सकते हैं? किसी भी पर्सन को, एक्साइज ऑफिसर को या किसी भी पर्सन को वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं, बस उसको परमिट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? आगे चलिए, पावर टू रेगुलेट एडवर्टाइजमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 77, नो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट और सरोगेट यानी कि सब्सिट्यूट shall be made for promoting consumption of liquor। ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्टली कोई एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए जो प्रमोट करे कि लिकर को कंज्यूम करो। आपने कभी टीवी पे ऐड देखी है लिकर की आती हुई? हिमाचल प्रदेश में। हाँ, कहाँ पे आती है? नहीं आती है। नो no advertisement direct or surrogate shall be made for promoting consumption of liquor। कोई भी इवन की जब मूवी में भी कोई लिकर पी रहा होता है ना, या सिगरेट भी पी रहा होता है, उसपे भी लिखा होता है नीचे कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इज डेंजरस, है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप इस चीज की नहीं कर सकते हो, एचपी एक्ट में लिखा होगा ये चीज। ठीक है, आप प्रमोट नहीं कर सकते हो कंजम्पशन ऑफ लिकर, कंजम्पशन ऑफ लिकर प्रमोट नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से। सेक्शन 77 में लिखा हुआ है, बार्ड है। क्लियर हो गया? सेक्शन 77 टिप्स पे याद रख लेना। 78 देखिए, एस्टैब्लिश, आपको मैं पहले बता देता हूँ, ये सेक्शन जब पेपर में जाओगे ना भूल जाओगे। रीजन बताऊं क्या है? रीजन ये है कि सिर्फ एक एक्ट नहीं होगा आपके पास, वाइल्ड लाइफ अलग होगा, फॉरेस्ट अलग होगा, और जो लोकल है वो अलग होंगे। तो इसमें कुछ ऐसी कहानी बना लेना कि ये याद रह जाए, भूलने वाले ये है नहीं है। 2 घंटे का ब्रेक होता है पेपर के बीच में, जब प्रीलिम्स आप दे रहे होते हो ना, जो ये क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है उसमें 2 घंटे मिलते हैं आपको। लंच मत करना, हल्का फुल्का कुछ खा लेना जो बैग में पड़ा होगा। पेपर के टाइम पे ये लोकल के सेक्शन जो ये लास्ट वाले हैं ना, खास करके इसके रट्टे मार के चले जाना। बीच में नहीं जा पाओगे प्रोविजंस के, पर पूरे एक्ट के अगर सेक्शन पढ़ लोगे ना उस समय, तो वो पेपर में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। मैं एक बार हिमाचल का पेपर देने गया था, प्रीलिम्स की जीरो तैयारी, मतलब लोकल एक्ट वैसे पढ़े हुए थे पहले कभी, और जो दूसरे एक्ट थे मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था, पंजाब का पेपर था, पंजाब का पेपर दिया तो वो सारा पढ़ा हुआ था, उसके थोड़े टाइम के बाद ही, हफ्ते 10 दिन में ही हिमाचल का पेपर था। तो पंजाब के लिए तो आपने तैयारी की हुई है, पर हिमाचल के लिए नहीं की ना, लोकल एक्ट भी नहीं पढ़े हिमाचल के। अब पेपर में जाके मुझे पता था कि जो पहले 2 पेपर ठीक हो गए, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, अब मुझे पता था क्रिमिनल पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता प्रीलिम्स जब तक मैं लोकल नहीं पढ़ लूंगा। मैंने उस पेपर में लंच नहीं किया था, बेयर एक्ट निकाले लोकल वाले, सारे रट्टे मार लिए उसके वहां पे बैठ के, कि सिर्फ सेक्शंस के अंदर का तो आपको जब ऑप्शंस आते हैं ना, ये जो मैंने कहानी सुनाई है आपको और आप इसको दोबारा से रिवाइज करोगे वो याद आ जाएंगी चीजें, बट सेक्शन नंबर नहीं याद आएगा ना। तो मैंने सिर्फ सेक्शंस के रट्टे मारे, और जितने पेपर में आ रखे थे मैक्सिमम मेरे ठीक थे उसमें से, और वो पेपर क्लियर हो गया था। ठीक है, तो ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है
तो ये सेक्शंस की क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी आपको यहाँ पे। आगे देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट और बैरियर्स। हम जो ये एक्साइज ऑफिसर्स हैं ये बना सकते हैं। चेक पोस्ट होता क्या है, जब हिमाचल में कहीं जा रहे हैं, वो नाका सा टाइप लगाया होता है ना उन्होंने, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं द एफसी फाइनेंशियल कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश चेक पोस्ट और बैरियर्स एट सच प्लेसेस एज इट थिंक्स फिट फॉर प्रिवेंशन एंड चेकिंग ऑफ इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ लीकर बाय मींस ऑफ एनी मींस एंड एनी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो एफसी किसके पास पावर है, चेक पोस्ट या वो करने की, एस्टैब्लिश करने की, परमानेंट की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे वो शिमला की तरफ जाते हैं ना, उससे पहले एक बैरियर मिलता है आपको, चेक पोस्ट। ठीक है, आपको कभी नहीं रुकेगा वो, बट जो बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं खास करके जिसमें लिकर वगैरह है, उनको वो रोक सकते हैं वहां पे। ठीक है, ये बैरियर कौन बनाता होता है, एफसी की पावर से, याद रख लेना। आगे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 79 बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है। समझ लीजिए ये लास्ट ही सेक्शन है। 79 वैसे लास्ट नहीं है, समझ लीजिए कि लास्ट ही सेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहा है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ऑफिसर को। देखिए, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल lie in any court against the state government or any officer of the state government or any other person exercising any power or discharging any functions or performing any duties under this act for anything done or ordered to be done or intended to be done in good faith under this act or any rules or ऑर्डर मेड देयर अंडर। यानी कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजन है, कोई ऑफिसर अगर उसके कंप्लायंस कर रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है गुड फेथ में, तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। अब आप बोलोगे कि 59 में तो दिया हुआ है, 59 में तो उसको 10,000 तक का फाइन लगा देते हैं। वो गुड फेथ में नहीं होता है, 59 वाले में वो एक्सीड कर जाता है अपनी पावर्स को वहां पे। यहाँ पे वो कह रहे हैं गुड फेथ में उसको प्रोटेक्ट दे रहा है, ऑफिसर को प्रोटेक्शन भी दी हुई है यहाँ पे। अगर उनके ऊपर हम कंट्रोल लगाने के लिए सेक्शन 59 लाए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सेक्शन 79 भी, तो 59 79 याद रख लेना ऐसे में। ठीक है, आगे देखिए, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल 80 में दिया हुआ है, पावर ऑफ एफसी टू मेक रूल 81 में दिया हुआ है। कैसे याद रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट बड़ी होती है या एफसी बड़ा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले आ जाएगी हायरार्की में और एफसी बाद में आएगा। सेक्शन नंबर याद रखने के लिए कह रहा हूं आपको, इसके बीच की पावर्स याद रखने की जरूरत नहीं। हालांकि एक बार मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट की सच में पूछा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बताइए क्या है क्या नहीं है। अब वहां पे सिर्फ इतना ही स्मार्ट वर्क है, बेयर एक्ट खोला, सेक्शन तो पता है ना आपको कहां दिया हुआ है, बेयर एक्ट खोला और उसको ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा उसका। ठीक है, और फिर उसके बाद टेबल सा टाइप बना दिया, ट्री सा टाइप बना दिया कि ये पावर्स होती हैं, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। इस एक्ट में जो भी कुछ हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की है ना वो वाइडर है। एफसी की पावर जो मैं आपको वैसे बता रहा हूं ओवरव्यू, एफसी की पावर किस रिगार्डिंग दिया होगा आप खुद से समझिए, उस प्रोविजंस को, एक्ट को गवर्न करवाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए कि कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं, उसमें जो रूल्स बनाने हैं। और स्टेट किस तरह से चलेगी, स्टेट उस एक्ट को गवर्न नहीं करवा रही है, वो तो पूरा ओवरऑल देख रही है वहां पे। अगर कुछ प्रोविजंस आप देखोगे यहाँ पे, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन 81 में, क्योंकि एफसी की दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। कौन कौन से रूल्स बना सकती है, देखिए पढ़ लेना, ये सारे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। एक बार ही पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। मेंस प्रीलिम्स में पूछेगा नहीं बीच में से कुछ ऐसा, सिर्फ ये पूछ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर बताइए, 80 में दी हुई है, याद रहेगी आपको। ठीक है, और मेंस में अगर आ जाता है तो ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है पॉइंटर्स में, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन है आपका किस तरह से प्रेजेंट कर पाओगे। फिर 81 में देखिए, 81 में आपको दिया हुआ है पावर्स ऑफ एफसी टू मेक रूल्स, वो स्टेट गवर्नमेंट की थी, ये एफसी की है। लास्ट सेक्शन देखिए, रिपील एंड सेविंग्स। बस इतना याद रख लेना कि पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 हैज बीन रिपील्ड। इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले स्टेट ऑफ एचपी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 लगा करता था, 1914 लगा करता था, बट 2011 में हमारे पास ये एक्ट आने से वो क्या हो गया है,
रिपील हो गया। अब ये नया एक्ट हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखने की जरूरत यहाँ पे, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्ट खत्म हुआ। देखिए लोकल एक्ट जो होते हैं वो आपको एज दिलाएंगे, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। कोई बहुत मुश्किल एक्ट नहीं था ये हमारा। अगर अब हमने इसको 11 लेक्चर्स में किया, यानी कि 11 दिन में किया है, आज 11th लेक्चर था, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आप इसको फिलहाल तो आप कह लीजिए 4 दिन में रिवाइज कर लोगे, इतना बड़ा कुछ है नहीं है। फिर जब बाद में रिवाइज करोगे इसको आधे आधे घंटे में आप कर लिया करोगे। आप लास्ट के सेक्शन देखिए, कुछ नहीं है, रट्टे हैं, सिर्फ एक एक क्रैमिंग करनी है आपने उसकी। जो आगे वाले सेक्शन है वो हैं थोड़े से फिर भी कि हाँ चलो कहा कि केसेस याद रखने हैं, ये याद रखना है। बहुत ज्यादा तो हमने केसेस वगैरह नहीं लिखे इसमें, है ना। बस प्रेजेंटेशन का याद रखना अगर मेंस में कुछ आता है। लोकल एक्ट इसी तरह से किए जाते हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में जा नहीं सकते हैं। ऐसे तो करने को अगर इसी को करना है आप चाहे 2 महीने लगा लो, बट फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाती है ना। आपको जिस लेवल पे करना चाहिए था उस पे हमने कंप्लीट कर लिया है। मंडे से आपका फॉरेस्ट एक्ट स्टार्ट होगा। एचपी, एचपी नहीं मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। बेयर एक्ट अपने स्टार्ट मतलब हिंदी रखना। सुप्रिया मैम करवाएंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मेरी ड्यूटी फ्री हो गई है आज, मतलब मैं फ्री हो गया हूँ, आपकी नहीं, आपको तो लगानी पड़ेंगे लेक्चर्स। मिलते हैं हम कल की क्लास में। टेस्ट में कंप्लीट होगा, कल इसकी क्लास नहीं होगी, कल फ्री हो जाओगे आप जल्दी, ठीक है। एक्सरसाइज की नहीं होगी टेस्ट में, बट परसों जो है वो फुल सिलेबस होगा एक्सरसाइज का भी, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी फुल सिलेबस, ठीक है। कल मिलते हैं सीपीसी के साथ।